हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ गोल्स। मेरा मेरा नाम नाम है रवि त्रिपाठी और मैं गोल्स में एक मेंटोर हूँ। हम लोग कई सारे एग्जाम्स को लेके अपने कोर्सेज चला रहे हैं। अभी ये जो वीडियो है, ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि आईबी की जो एसीआईओ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसीज आई हैं, उनके रिगार्डिंग ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से क्या एग्जाम का पैटर्न एक्चुअली है, एग्जाम पूछता क्या क्या है और कैसे आपको इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, हम लोग सिलेबस पे भी डिस्कस करेंगे, हम लोग इसके पैटर्न पे भी डिस्कस करेंगे और क्या बेहतर हम लोगों की स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक, तो चलिए वन बाय वन हम इससे शुरू करते हैं। सबसे बेहतर है कि आप नोटिफिकेशन को, जिन जिन लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरा है उन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा। जैसा पे अब ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये जो है वो ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव का एग्जाम है। अगर आप इसे जनरल बात करेंगे तो ग्रुप सी वैकेंसी में आती है। तो ये आप यहाँ पे देखें तो लेवल 7 का इसके अंदर पे ग्रेड है। ठीक है, नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, ग्रुप सी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, जनरल सेंट्रल सर्विसेज के अंदर आती है। तो दो चीजें क्लियर है, एक तो इस एग्जाम को यूपीएससी नहीं कराता, दूसरा ये सेंट्रल सर्विस जॉब है। लेवल 7 की इसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि ग्रेड पे मिलेगी। अगर आप देखें तो सीधे सीधे लगभग 70-80 हजार के ऊपर आपकी सैलरी जाएगी। ठीक है, तो अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा पे ग्रेड है, बहुत अच्छी इसके अंदर आपको फैसिलिटीज अवेलेबल है। सो पहले हम फैसिलिटी की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक पे आपका 44,900 रुपये मिलेगा, 44,900। देन आफ्टर यू विल गेट 20,654 एज अ बी एस डी ए। ठीक है, डीएनएस अलाउंस जिसे बोलते हैं। एसएसए है आपका 20%, एचआरए है आपका, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी दिया जाता है अगर आपको दूसरी सिटीज में भेजा जाता है। ठीक है, सो आप इन्हीं को मोटा मोटा कैलकुलेट करेंगे तो 80 हजार के ऊपर आपके कुछ डिडक्शन भी होंगे, सो कुल मिला के 80,000 के ऊपर आपकी सैलरी है। बेहतर आपकी एक अच्छी खासी सैलरी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, 80 हजार लगभग आप पहुंच जाएंगे जो शुरुआती इनिशियल पेमेंट है। उसके अलावा छुट्टी के दिन अगर आपसे काम कराया जाता है तो उसके लिए आपको अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं फैमिली के लिए, आपकी छुट्टियां बहुत सारी मिलेंगी, चिल्ड्रंस की एजुकेशन के अलाउंस दिए जाते हैं बच्चे अगर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट एकोमोडेशन भी दिया जाता है अगर आवश्यक हुआ तो। ठीक, तो ये तो बेसिक आपकी जो जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक, 2021 में भी ठीक ठाक वैकेंसी निकली थी, इस बार भी इन्होंने अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल 995 वैकेंसीज इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 995 वैकेंसीज टोटल निकाली इन्होंने। ठीक है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक, केवल ग्रेजुएशन जो है इसकी एलिजिबिलिटी में आता है। ठीक, अब अनरिजर्व कैटेगरीज की कुछ वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की हैं, ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल आपका कुल मिला के आपको देखना क्या है कि 995 वैकेंसीज आपको दिख रही हैं। आपका जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, जो कि जनरली आजकल मुझे लगता है इस एज ब्रैकेट में सभी को होगी। ठीक है, जिनको नहीं होगी वो जनरली सीख लेंगे, कंप्यूटर सीखना कोई बहुत जनरल नॉलेज उनको कंप्यूटर के आपको नीचे कैसे कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, पर्टिकुलरली एमएस ऑफिस कैसे ऑपरेट करते हैं, इंटरनेट कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसके अंदर जो आप एज मांगी गई है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए जैसे एस सी एस टीज हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसीज हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है। एस सी एस टीज के लिए 5 ईयर और ओबीसीज के लिए आपका 3 ईयर का। ठीक है, अदर एज रिलैक्सेशन भी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कैटेगरीज के लिए, आप उन्हें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आप सीधा सीधा मान के चलिए कि 18 से 27 साल के बीच के लोग इसे भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग। ठीक है, बाकी जो रिजर्वेशन के कैटेगरी वाइज है वो अपना उसी अकॉर्डिंग 5 साल 3 साल घटा बढ़ा दें, सॉरी घटाना तो है नहीं, बढ़ा दें। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम होता है, ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर देख ही लिया कि ये जो एग्जाम है ये 995 सीट्स के लिए हो रहा है। अब जो इसका एग्जाम होता है वो 3 लेवल में होता है। ठीक है, सर्विस एलिजिबिलिटी, पहले तो सर्विस एलिजिबिलिटी देखते हैं कि ये कहीं पे भी ऑल इंडिया आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। जनरली आपको स्टेट सिटीज एलोकेट करी जाएंगी कि इन इन सिटीज में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, और बहुत एंटरटेनिंग जॉब होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत मजेदार जॉब होती है, आईबी की जो एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब होती है। ठीक है, ये पहली चीज तो क्लियर रहे कि आप स्पाई की जॉब में सीधे नहीं जा रहे हैं।
ठीक, आप आईबी की एग्जीक्यूटिव जॉब में जा रहे हैं, तो आप डिक्लेयर्ड रहेंगे कि आप आईबी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है। जैसा मूवीज में देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आराम से आप आईबी की जॉब के लिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं भी आपकी ये ट्रांसफरेबल है। आप जब फॉर्म भरा होगा आपने या भरेंगे आप लोग, सो उसके अंदर आपको 5 सेंटर्स भरने होंगे, जिनमें से कि आपको एक सेंटर एलोकेट किया जाएगा आपके एग्जाम के लिए। सेंटर कहाँ-कहाँ हैं और कौन-कौन सी स्टेट में, कौन-कौन सी सिटीज में एग्जाम कराए जाएंगे, उसकी डिटेल ये इन्होंने अलग से दे रखी है। ठीक, अब आते हैं मेन पार्ट जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है डिटेल में। ठीक, जो एग्जाम है वो कैसा है? जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू 3 लेवल पे है। ठीक, यानी कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं है, क्योंकि इसे 3 टियर में डिवाइड किया गया। जैसा आप देख सकते हैं, ये रिटन एग्जाम जो लिखा है ये टियर 1 एग्जाम, सॉरी, ये जो है आपका टियर 1 एग्जाम है, ठीक है। अब इस टियर 1 एग्जाम में क्या है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर बेस होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो कंप्यूटर पे कराया जाएगा, आपको कॉपी पेन लेके ओएमआर नहीं बनना है, कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा, तो वहां पे आपको ओएमआर बनना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव नेचर है, 100 क्वेश्चन आपके दिए हुए होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, पहली बात तो। और गलत मार्क्स अगर आपने, गलत क्वेश्चन अगर आपने किया है तो उसके लिए एक वन फोर्थ 0.25 आप इसे समझ सकते हैं, या 1/4 जो है इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टियर 1 आपका है। और पहले तो एग्जाम अलग अलग डेज में, अलग अलग मंथ में, जैसे कि टियर 1 का एग्जाम मान लीजिए आपका अभी हो गया एग्जाम, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के लास्ट या फरवरी मिड तक होगा, ठीक है। सो मान लीजिए मिड फरवरी में आपका एग्जाम हो गया टियर 1 का, सो उसका रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल तक, ठीक है। अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, फिर मान के चलिए कि जून जुलाई में आपका टियर 2 का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ये आपका, फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके रिजल्ट आते ही आपका टियर 3 का एग्जाम हो जाएगा जो इंटरव्यू होगा, ठीक है। सो पहला जो टियर है, अच्छा मार्क्स सबके जोड़ते हैं, ठीक, पहली बात तो मार्क्स सबके जोड़ते हैं। कुछ एग्जाम जैसे होते हैं उनका प्री मेंस वाला वो नहीं है, यहाँ पे सबके मार्क्स जुड़े हैं। सो चलिए 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन, 100 मार्क्स का आपका पहला टियर 1 का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, कंप्यूटर बेस है, ठीक है। और ये जनरली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट से 20 क्वेश्चन है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है। अब देखिए, पहला पार्ट है करंट अफेयर्स। आपको सोचना ही नहीं कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे, ठीक है। आने ही आने हैं 20 क्वेश्चन, तो 100 में 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे। अब 20 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज से आएंगे, ठीक, 20 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज से आ रहे हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटीज से आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग जिस और लॉजिकल एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन, ठीक। सो ये 5 टॉपिक, 20-20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, ठीक है। करंट अफेयर्स आपका, सिर्फ करंट अफेयर्स आपको 20 दे रहा है। अगर आप देखेंगे सबसे आसान, सबसे आसानी से किया जाने वाला पोर्शन। जनरल स्टडीज भी आपको 20 दे रहा है, लेकिन आप जनरल स्टडीज को अगर डिवाइड करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ठीक है, और जनरल साइंस, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये 20 क्वेश्चन बड़े मुश्किल है, ठीक। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो पढ़ रहे हैं वो आसानी से कर लेंगे। रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड बहुत आसान लेवल का आता है, कोई टफ नहीं आता। इंग्लिश भी बहुत आसान होती है, ठीक है। अप्रोच कैसे करना है इसको हमें, पेपर 1 को, जो टियर 1 है, टियर 1 को अप्रोच करना है, सबसे पहले करंट अफेयर्स को ठीक से पढ़ लीजिए, ठीक। मान लीजिए कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि फरवरी के मिड में एग्जाम हो, ठीक है, या जनवरी के लास्ट में एग्जाम हो, तो आपको दिसंबर से, ठीक, यानी कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये सितंबर, ये 4 मंथ, लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर से आपकी बेहतर कमांड होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। इसका करंट अफेयर्स कुछ ऐसा नहीं आता है जैसे कि मान के चले कि एकदम सिंगल लाइन, ठीक। सिंगल लाइन के भी क्वेश्चन होते हैं और स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक। 1 2 3 स्टेटमेंट में भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो सिंगल स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दोनों। सो थोड़ा डिटेल में भी जाते हैं, कभी कभी सीधे फैक्ट पूछते हैं। अब मान लीजिए पूछ लिया कि T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन सी रही, ठीक है। अब जो फाइनल मैच स्टेटमेंट 1 दे दिया, विजेता टीम इंडिया रही, मान लीजिए स्टेटमेंट 1 दे दिया। T20 अभी 50-50 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसकी विजेता टीम इंडिया रही, स्टेटमेंट 1। दूसरा स्टेटमेंट, विजेता जो फाइनल मैच है वो वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, ठीक है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, ठीक। सो अब आपको ऑप्शन दे दिया ए एंड बी, एक करेक्ट, केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों गलत,
ठीक। तो अब आप क्लियर हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों गलत हैं तो आपने दोनों गलत को टिक कर दिया। ठीक। तो इस तरह से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खाली आपने ये रट्टा मान लिया कि ये 50-50 का मैच जो है वो इंडिया हार गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, ठीक है, ये से काम नहीं। थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में जाना है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग भी नहीं करनी है। सो हर एग्जाम की अपनी अलग डिमांड है, अलग नेचर है, सबको पढ़ने का तरीका अलग है। देखिए सारे एग्जाम अगर आप देखेंगे तो सबके अंदर क्या है, सब वही चीज पढ़ाएंगे आपको, है ना। करंट अफेयर सब में है, जनरल स्टडीज सब में है। अगर आप सिंगल डे एग्जाम्स की बात करेंगे तो इंग्लिश सब में है और एप्टीट्यूड। ठीक। लेकिन हर एग्जाम का एक अपना डिफाइंड पैटर्न है, एक डेफिनेट तरीका है। अगर आप उस तरीके से उस एग्जाम को अप्रोच करेंगे तो ही आप एग्जाम को सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है। अब उस तरीके से अप्रोच करने का मतलब क्या, जैसे करंट अफेयर आपके पास है, यूपीएससी आईएएस के एग्जाम दे रहे हैं तो वो करंट अफेयर पढ़ने का तरीका अलग है। पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ने का तरीका अलग है। सीडीएस का दे रहे हैं तो अलग है, एनडीए का दे रहे हैं तो अलग है, और आईबी का दे रहे हैं तो अलग है। हालांकि आप आईबी में कह सकते हैं कि आईबी का करंट अफेयर्स और सीडीएस का करंट अफेयर्स, ठीक है, ये दोनों लगभग लगभग एक से होते हैं, क्योंकि वहां पे भी स्टेटमेंट में भी पूछे जाते हैं और सिंगल लाइन भी आते हैं, और यहाँ पे भी स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं और सिंगल लाइन भी आते हैं। ठीक है। सो आप सीडीएस की तरह से तैयार कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। पर हाँ, पिछले 4 महीने का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इतना करंट अफेयर आप तैयार करके रखेंगे डिटेल में। ठीक। उसके पहले अगस्त, जुलाई, जून में इसका करंट अफेयर आपको ठीक से आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, आपने पढ़ा हो। ठीक है। उसके पहले का करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट इवेंट रहे हैं, जैसे G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास रही, कौन ट्राइका बनेगा, इंडिया की पहले समिट कब हुई G20 की, इस तरह से क्वेश्चन जो बहुत फैक्ट में रहे। ठीक है। कि पहला सोलर पार्क कौन सा रहा, पहला सोलर विलेज कौन सा रहा, पहले सोलर पंचायत कौन सी रही, पहला सोलर सिटी कौन सा रहा। ठीक है। सोलर रूफ साइकिलिंग कहाँ बनाई जा रही है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, कोई नया नेशनल पार्क बना है, कोई नई स्पीसीज जो ढूंढी गई है, इन टॉपिक्स को आपको पूरा कवर करना है। तो यानी कि 1 साल का करंट अफेयर आपको इस तरह से पढ़ना है। ठीक। कि आखिरी के 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 80% करंट अफेयर, 70 to 80% आपका करंट अफेयर इन्हीं 4 महीनों से आएगा। आप 70% मान लीजिए। ठीक है। उसके अलावा 3-4 महीने जो प्रीवियस चले गए, आपका 20% वहां बचा, और फिर 10% रिमेनिंग सेक्शन से। ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है। तो 4 महीने का पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद फिर 3 महीने का आप ऐसे नजर दौड़ाते हुए पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर जो पहले का बचा उसमें आप जो इंपॉर्टेंट इवेंट रहे हैं, जो पहली बार हुए हैं या बहुत मेजर चर्चा में रहे हैं, बस उन्हें पढ़ना है। ठीक है। ये तरीका होना चाहिए। आप पूरे 12 महीने का करंट अफेयर डिटेल में पढ़ने के लिए बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो करंट अफेयर आपको ऐसा ही अप्रोच करना है। ठीक है। दूसरा है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के अंदर आपके जो सारे सेक्शंस हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ठीक है, साइंस, ये सारे सेक्शंस हैं। अब आईबी के लिए आपको कितना पढ़ना है, आपको हिस्ट्री में मेजर फोकस, हिस्ट्री तो सारा है, पर मेजर फोकस आपको कहाँ करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पर, वो भी नेशनल मूवमेंट पे। ठीक है। नेशनल मूवमेंट आप 1857 के बाद से पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति। हालांकि वो जो इवेंट होते हैं, जैसे कि आपके सिविल अपराइजिंग, ट्राइबल अपराइजिंग, पीजेंट मूवमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स, कांग्रेस के सेशंस, ठीक, ये सब इवेंट तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे जो जो इंपॉर्टेंट वार रही है, जैसे कार्नाटिक वार, पहली, दूसरी, तीसरी, कहाँ कहाँ पे हुई, एंग्लो सिख वार, ठीक है, ये क्रोनोलॉजी आप पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। आप 2 घंटे में पढ़ेंगे, सारी क्रोनोलॉजी इवेंट आप याद कर लेंगे। ठीक है। कहाँ पे कब हुआ, कब पोर्तुगीज आए, कब ब्रिटिश आए, कब फ्रेंच आए, कब डेन्स आए, उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश हुई। ठीक है। अब टीपू सुल्तान, मैसूर, सिख, ठीक है, शिवाजी, इनके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ते हुए, थोड़ा बहुत, ज्यादा डिटेल में नहीं, आप ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़ लेंगे कि वो कब आए, कब गए, पहला क्रोनोलॉजी क्या रही, ठीक है, कहाँ पे कौन आया, कौन सा युद्ध कब हुआ। ठीक। उसकी डिटेलिंग आपको नहीं पढ़नी है। अब आप दूसरा जो इसके अंदर, मॉडर्न के अंदर जो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, वो 1857 की क्रांति और उसके बाद के इवेंट। ठीक। उसके बाद से नेशनल मूवमेंट जो हमारे हुए, वो सारा आपको 1947 तक पढ़ना है। 1857, उसके बाद चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, जो भी कुछ आया उससे पहले से, उन सबको भी पढ़ना है। वो तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। और उसके बाद के जितने भी इवेंट रहे, पर्टिकुलरली अगर हम कांग्रेस बनने के बाद से देखें तो मॉडरेट पीरियड, एक्सट्रीमिस्ट पीरियड, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन कहाँ कहाँ रहे, लखनऊ पैक्ट हुआ, या जो जो जितने भी मेजर इवेंट रहे, ठीक है, जलियांवाला बाग, पर्टिकुलरली गांधी, गांधी से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट रहे, ठीक है, और फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट रहा और आजादी रही, इन सबको आप बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि डिटेल मतलब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप यूपीएससी की तरह से भी नहीं पढ़ना है। ठीक है।
आप उसे फैक्ट रूप में देखते हुए चलेंगे, तेजी के साथ देखते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल मतलब बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आप पढ़ेंगे, ये आपका फोकस एरिया में बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक। एंशियंट के अंदर आपको जो भी सभ्यता रही है, ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया में रहा है, ठीक है, कैलकोलिथिक पीरियड रहा हो, इंडस वैली पीरियड रहा है, गुप्ता रहा है, मौर्य रहा है, ठीक है। और उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट जो इंडिया में रहे हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, भक्ति मूवमेंट है, ठीक है। इन सबको आप देख लेंगे शॉर्ट में। इंडस मूवमेंट को, इंडस, वैदिक, इन और गुप्ता, इन तीन पीरियड को आप डिटेल में पढ़िएगा, ठीक। उसके अलावा आप फैक्ट देखते हुए चले जाइएगा, ठीक। बेहतर तरीका है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले, कहीं के भी, मान लीजिए आप सीडीएस के, एनडीए के, डिफेंस के या वनडे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है उनको भी देखते हुए चल रहे हैं तो बेहतर है, ठीक। तो आप इस तरह से जीएस को अप्रोच करेंगे, ये आप हिस्ट्री अप्रोच करेंगे इस तरह से, ठीक है। मेडिवल में आपको इंपॉर्टेंट इवेंट, सल्तनत पीरियड की ओरिजिन पढ़नी है, जो विजयनगर किंगडम है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मुगल पीरियड में जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है, पर्टिकुलरली अराइवल ऑफ बाबर के जो इंपॉर्टेंट युद्ध हुए, फिर जो अकबर के टाइम पे युद्ध हुए, ठीक है, उसके बाद जहांगीर ने जैसे ही लिया, क्या इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर उन लोगों ने बनवाया, ठीक है, कौन सा मंदिर किसने निर्माण कराया, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको आप बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे। मेडिवल को बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, आपको टाइम किसको देना है, सबसे ज्यादा मॉडर्न, और उस पर भी सबसे ज्यादा, अगर आप हिस्ट्री तीनों पार्ट में डिवाइड करें, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो आपको 70% स्टडी का टाइम देना है मॉडर्न को, ठीक है। और उस 70% के अंदर भी आप 70% टाइम देंगे नेशनल मूवमेंट को, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा 20% टाइम देंगे एंशिएंट को, 10% टाइम देंगे आप मेडिवल को, ठीक है। मेडिवल बहुत ही फैक्चुअल पढ़ना है, ठीक, कौन सी सल्तनत पीरियड कब शुरू हुआ, ठीक है, कौन सी डायनेस्टी कब आई, क्रोनोलॉजी आप देख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट वॉर्स की। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक। उसके अलावा फिर पॉलिटी आता है। पॉलिटी में आप क्या करेंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, सबसे पहले कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्टर है, इंटरिम गवर्नमेंट, उसके अंदर किसके पास कौन सा कार्यभार रहा, कौन किस चीज का जो है वो मिनिस्टर रहा इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट रहे, ठीक, शुरुआत में ही मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आप पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जितना भी सारे पार्ट्स आप कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ेंगे, सारे शेड्यूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी, इलेक्शन, इन तीन के जो है, इन चार के जो है आपको सारे आर्टिकल्स रट लेने हैं। फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल्स, ड्यूटीज के आर्टिकल्स, इन सबको रट डालना है। इनमें कौन कौन से आर्टिकल बाद में जोड़े गए 42nd 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, उनको भी आपको देख लेना है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ लीजिए, इलेक्शन पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ लीजिए, ठीक है, पार्लियामेंट पढ़ लीजिए। फिर आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है। जैसे प्रेसिडेंट आप पढ़ने बैठे, तो प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, वो निकलते कैसे हैं, उनको इम्पीच करने का प्रोसीजर क्या है, वो अगर नहीं है तो उनकी ड्यूटीज कौन कौन लेता है, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पावर आती है, जुडिशियल पावर में कौन कौन सी पावर आती है, कितनी तरीके से वो सजा माफ कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को, लेजिस्लेटिव पावर में उनके पास क्या है, उनके नाम पे ही सारे बिल साइन होते हैं, ठीक है। सो आपने ऐसे पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट का सेशन कैसे बुलाया जाता है, कब बुलाया जाता है, कोई पार्लियामेंट का मेंबर कैसे निकाला जा सकता है, कितने दिन उसको सेशन में होना चाहिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, ठीक है, उसकी जो सैलरी और एमोल्यूमेंट है वो कहाँ दिए हुए हैं, अलाउंस है वो कहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप इन डिटेल्स को पढ़ लेंगे, ठीक। सो ये आपकी बेसिक डिटेल्स हो गई। लेकिन हाँ सारे पार्ट्स आप रट लीजिएगा, एकदम सारे के सारे पार्ट, हाल के जितने भी अमेंडमेंट है और जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ठीक है, पंचायती राज वगैरह से चलते हुए, और जो भी चीजें न्यूज में रही, जैसे गवर्नर न्यूज में रहता है, प्रेसिडेंट न्यूज में रहता है, इन सबको आपको डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। ये पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी के अंदर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़नी है। इंडियन ज्योग्राफी पे स्पेशल फोकस करना है, ठीक है, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, ठीक है। इंडिया की पूरी फिजियोग्राफी आपको पता होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिकल, जो भी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है। आप अगर ठीक से एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है, वो सफिशियंट है आपका ज्योग्राफी निकालने के लिए। उसके अलावा दो तीन क्वेश्चन आपको मैप बेस्ड देखने को मिल रहे हैं या मिल सकते हैं। सो आप मैप को ठीक से स्टडी कर लेंगे, ठीक। जो रीजन न्यूज में रहते हैं, जैसे इसराइल, मेडिटेरियन सी, रेड रेड सी, ठीक है, ब्लैक सी,
इंडिया के आसपास के रीजन, इंडिया की स्टेट की कौन कौन सी बाउंड्री बनाती है, कितनी स्टेट इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, ठीक है, कितनी स्टेट इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, ठीक, आप नॉर्थ से साउथ मूव करें तो स्टेट ऑर्डर क्या है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करें तो स्टेट ऑर्डर क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो सिटीज न्यूज में रही हैं, कहाँ कहाँ जैसे जो जो मेजर बैठक हुई है अभी अभी हाल ही में, ठीक है, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, COP 28 हुई है, ठीक है, कैट की सिटिंग्स हुई हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की सिटिंग हुई है, अलग अलग मीटिंग्स हुई हैं, उनको आप डिटेल में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। वो प्लेसेस को आपको हाईलाइट कर लेना है और मार्क कर लेना है, ठीक। वो आप मैप स्टडी करेंगे। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमी आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़िएगा, ठीक है। करंट अफेयर के अलावा जैसे कि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी रन होती है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी के अंदर आप पढ़ लेंगे कि सरकार कैसे बॉन्ड इशू करती है, ठीक है, सरकार की जो सिक्योरिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज क्या है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज क्या है, बॉन्ड्स क्या है, ठीक है। तो इन सब बेसिक चीजों को आप पढ़ लेंगे, उसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम देना नहीं है, ठीक है। बहुत ही मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बेसिक तरीके से आप पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक। और इसके अलावा फिर सारा करंट अफेयर, इकोनॉमी 80% बेस होती है करंट अफेयर पे, तो अगर आप चाहें तो सिर्फ करंट अफेयर ही इकोनॉमी का पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो उससे भी आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। उसके अलावा आपका साइंस, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सेक्शन है। आपका जितना टाइम बचा है उस हिसाब से प्राइम फोकस और मेजर फोकस सिर्फ बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आप फिजिक्स देख सकते हैं, लेकिन कैसे देखना है, ठीक है। फिजिक्स में आपको मेजर जो इन्वेंशन हुए हैं, किसने किसने किए हैं, कौन कौन सी मेजरमेंट की यूनिट्स हैं, ठीक है, इन सबको आप देखेंगे, कौन से इन्वेंशन की कौन कौन से मेजर की यूनिट्स हैं, ठीक है। फिर आप एनवायरमेंट में जब फिर आप केमिस्ट्री में आएंगे तो देखेंगे कि एक्सप्लोजिव्स कौन कौन से हैं, ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स, ड्रग्स, और जो डेली यूज केमिस्ट्री होती है उसको आपको देखना है, ठीक है। बाकी डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में। बायोलॉजी को आपको डिटेल सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी आपको मिनरल, वाइटामिन, फिजियोलॉजी, इन सब को डिटेल्स में पढ़ते हुए जाना है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ एक बार आपकी स्टडी या रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका जीएस का सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से। एनवायरमेंट आप सिर्फ कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से, ठीक है। तो एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ करंट अफेयर कर लेनी है, ठीक है। जैसा कि जिस हिसाब से टाइम है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर पहले से आप तैयारी कर रहे होते तो फिर उसको बताने का तरीका अलग होता। अभी एग्जाम कैसे अप्रोच करना है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये ना कहिएगा कि आप सर ऐसा है, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। आप कर पाओ अगर महीने भर में तो कर लो, ठीक है। मुझे लगता है महीने भर में जितना किया जा सकता है मैं उतना ही बता रहा हूँ, जितने में आपका एग्जाम निकल जाए, ठीक। फिर है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर सिस्टम। इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं, रेशियो, परसेंटेज, नंबर सिस्टम्स के, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज के। तो ये जो एवरेज के, ठीक है, स्पीड, टाइम, टाइम एंड वर्क के, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, जितने एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं। आपको एल्जेब्रा लेके नहीं बैठना है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, नंबर सिस्टम रिलेटेड आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, प्रोबेबिलिटी को पढ़ लीजिए। वो आपका सफिशिएंट होगा 20 क्वेश्चन को करने के लिए। 20 में आप 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन उसी से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन तो सिर्फ कैलकुलेशन से निकल जाते हैं। फिर आप रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, टाइम, ठीक है, जो कैलेंडर है, वॉच है, ठीक है, मिसिंग नंबर्स हैं, फंबलिंग ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, अरेंजमेंट है वर्ड्स का, इन सबको आपको देखना है। रीजनिंग के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन आता है, सिलोगिज्म आता है, ठीक है। तो आप इन सब रीजनिंग के क्वेश्चंस को, जो रीजनिंग के मेजर टॉपिक्स है, आप उन्हें कवर कर लेंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली आपको एलआर पे ध्यान देना है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग सबसे ज्यादा पूछी जाती है। मैथमेटिकल रीजनिंग इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती है, तो आपको लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश आपका बहुत ही इसके अंदर सेलेक्टिव अप्रोच इसके अंदर दिया हुआ है कि वो फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आपका 2 क्वेश्चन आइटम एंड फ्रेज से पूछेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके सेंटेंस अरेंजमेंट से पूछ लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका एक्टिव पैसिव से पूछ सकते हैं, ठीक। और उसके अलावा जो इंग्लिश के अदर सेक्शंस हैं, ठीक, मान लीजिए कि वोकैबुलरी से पूछ सकते हैं, ठीक है, या वर्ड अरेंजमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक, स्पेलिंग से पूछ सकते हैं, ठीक है।
सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सो इंग्लिश के सारे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, कॉम्प्रिहेंसिव को छोड़ दीजिए। सो आपको इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एसएससी की बुक्स लीजिए और आसान आसान से क्वेश्चंस को हर टॉपिक से 200 300 500 500 क्वेश्चंस आप कर लीजिए। ठीक है, 500 क्वेश्चन अगर आपने हर एक टॉपिक से कर लिए तो आपका इंग्लिश एक ठीक ठाक तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ग्रामर भी इसके अंदर पूछा जाता है कि ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा नहीं सही है, इसके अंदर लिए सही ग्रामर क्या होगी। ठीक है, वो भी पूछा जाता है। ठीक, फिर इन द ब्लैंक्स में या सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि ग्रामेटिकल एरर कौन कौन सी है। तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ना है और बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए। वर्ब एडवर्ब नाउन प्रोनाउन जो भी जो है सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब चीजें आपको बेसिक सी पता होनी चाहिए। उसके लिए आपकी बेसिक बुक पढ़ के रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। सो ये आपके 5 सेक्शन होंगे। इन 5 सेक्शन से आपके जो है वो 100 क्वेश्चन होते हैं, 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, ये तो है टीयर 1 एग्जाम। 35% या 35 मार्क्स जो है वो मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं। अब उसके बाद तो आप जानते हैं 35 में किसी का कुछ होना नहीं है, कट ऑफ जाती है अच्छी खासी, और उस कट ऑफ को आपको पार करना पड़ेगा। आपको कट ऑफ में सेलेक्ट होना पड़ेगा। जितनी भी वैकेंसी है, 995 वैकेंसी है, उसके 10 टाइम्स लोग जो है वो टीयर 2 के लिए सेलेक्ट होंगे। यानी कि लगभग 9,950 लोग टीयर 2 के लिए जाएंगे। ठीक है, तो 10 टाइम में आप अपना सीट सिक्योर करिए। ठीक, अब इसको अप्रोच करने के लिए मैंने किताबें बता दी। अब सिर्फ किताबों से अगर आप कर सकते हैं तो बेहतर है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो गोल्स जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूं इस समय, ये इनका एक कोर्स है पूरा का पूरा, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, जिसमें कि आपको क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, क्लासेस मतलब इन शॉर्ट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। ठीक है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, 50+ लाइव क्लासेस हैं तीनों टीयर एग्जाम के मिला के। सो आपको अगर हिस्ट्री के मान लीजिए 3 क्लासेस करा दी इन्होंने, तो 3 क्लासेस में वो चीजें पिन करा दी जाएंगी जो आपकी हिस्ट्री में आने वाली है, या वो चीजें करा दी जाएंगी जो आपकी ज्योग्राफी आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हर सब्जेक्ट की आपकी डेडिकेटेड क्लास यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और कंटेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो कंटेंट भी आपको ये अवेलेबल करा दिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म से, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे और सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। सो आप इसकी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दी हुए नंबर्स पे जो कांटेक्ट करके कोर्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल होगा और क्या इसकी फी होगी। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं टीयर 1 को, टीयर 2 को सॉरी। टीयर 2 क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नेचर का पेपर आता है। यहाँ पे 50 मार्क्स का है, 100 मार्क्स वो हो गया। अब यहाँ से 10 टाइम लोग सेलेक्ट होंगे। मान लीजिए 10 लाख लोगों ने भरा है तो 9,950 लोग इसके अंदर सेलेक्ट होंगे जो कि टीयर 2 में जाएंगे। टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव होता है। ये 50 मार्क का क्वेश्चन है, जिसके अंदर 30 मार्क्स का ऐसे होता है और 20 मार्क्स का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसिस राइटिंग होता है। ठीक, अब कैसे करेंगे इसको। जो ऐसे होता है वो क्या होता है, देखिए ऐसे के आपको 5 टॉपिक दिए हुए होंगे। ठीक है, 5 टॉपिक आपको ऐसे के दिए हुए होंगे जिसमें से आपको एक टॉपिक पे लिखना है। ऐसे अगर आप करंट अफेयर्स को ठीक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी है तो आप ऐसे लिख पाएंगे। ऐसे के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस आना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखने का एक डिफाइंड तरीका होता है, वो जनरल आंसर की तरह नहीं लिखा जाता। अच्छे से आपको ऐसे के अंदर चीजों को रिप्रेजेंट करना है, उसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है और उसको करंट अफेयर्स के साथ, एनालिसिस के साथ, फैक्ट के साथ जोड़ के लिखा जाता है। ठीक है, 5 टॉपिक आपको सोशल से भी टॉपिक मिलेंगे, एनवायरमेंट से भी टॉपिक मिलेंगे, उसके अलावा पॉलिटी से भी टॉपिक मिलेंगे, इंटरनेशनल इश्यूज से भी टॉपिक मिलेंगे। सो 5 आपको जो भी फेवरेट टॉपिक होगा, जिस पे आपको अच्छे से आता है, उसमें से कोई एक टॉपिक पकड़ लीजिए और उस टॉपिक पे आपको 400 वर्ड्स के अंदर ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे लिमिट याद रखिएगा कितनी रहेगी, 400 शब्द की आपकी इसके अंदर लिमिट रहेगी। ठीक है, 400 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना है, उसका नंबर मिलेगा आपको 30। ठीक है, 30 मार्क्स आपको उसके लिए इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, दूसरा इसके अंदर पेपर होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। उसमें क्या होगा, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को आपको, उसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सो पहले क्या होगा, टोटल टोटल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन प्रेसिज राइटिंग कितनी है, 20 मार्क्स की है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक सेक्शन दिया होगा जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करने होंगे, दूसरा सेक्शन दिया होगा जिसके अंदर आपको प्रेसिज राइटिंग करनी होगी। क्वेश्चंस में क्या होगा कि 5 क्वेश्चन दे दिए हैं उन्होंने 2-2 नंबर के। ठीक है, 40 वर्ड में आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन पूछ लिया, उसका आंसर आपको 40 वर्ड में लिखना है। कॉम्प्रिहेंशन जैसे आप अभी ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करते हैं वैसा नहीं है,
आपको लिखना है, ठीक है, 40 वर्ड में आपको लिखना है, उसके 2 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड दिए होंगे, वो आपने कर लिए तो 10 नंबर आपके ही हो गए। 10 नंबर में आपको प्रेसिस राइटिंग करनी है, मैक्सिमम वर्ड लिमिट होगी उसकी 100 वर्ड, 100 वर्ड में आपको प्रेसिस राइटिंग करनी होगी, ठीक है, उसके आपको मिलेंगे 10 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपके 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव पेपर में हो गए। अब जो यहां से क्वालिफाई होंगे, ठीक है, इसमें भी जो है वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे जो कि यहां से भी क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक। अब देखिए, टीयर 3 के लिए आप यहां देख पा रहे होंगे, टीयर 3 के लिए 5 टाइम्स लोग जो है वो बुलाए जाएंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के, यानी कि आप 1000 वैकेंसीज मोटी मोटी मानेंगे तो 5000 लोग टीयर 2 के लिए जाएंगे, 10 टाइम मतलब 10,000 लोग टीयर सॉरी 10,000 लोग टीयर 2 के लिए जाएंगे और 5000 लोग करीब करीब जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सो वहां पे जो सिलेक्शन होगा, ये जो मिनिमम मार्क्स हैं इन सब की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मिनिमम पे तो आप कभी सिलेक्ट नहीं होने वाले, ठीक है। आपको मैक्सिमम की तरफ देखना है, ठीक है। सो अब आपको 5 टाइम्स इंटरव्यू के लिए जाएंगे और फिर वहां से फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, ठीक। सो आप टीयर 1 टीयर 2 कंप्लीट कर लेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और इंटरव्यू के आपके टोटल मार्क्स कितने हैं? 100, देख रहे हैं, टीयर 2 से ज्यादा मार्क्स हैं आपके, तो टोटल आपका 250, 250 नंबर तीनों कैलकुलेट किए जाएंगे कि आपने टीयर 1 में कितने पाए, टीयर 2 में कितने पाए और फिर टीयर 3 में कितने पाए, और इन तीनों को बेस करके फिर फाइनल कट ऑफ बनेगी, और उस कट ऑफ में जो लोग सेलेक्ट होंगे, 995 लोग जो टॉप के होंगे, उनको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर टोटल इसका सिलेबस है। 3 लेवल पे एग्जाम होगा, एक ही दिन में सारे नहीं है, एक दिन में आपका टीयर 1 होगा, फिर उसका रिजल्ट आने के बाद टीयर 2 होगा, उसका रिजल्ट आने के बाद टीयर 3 होगा, सीधे सीधे समझिए प्री मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 महीने 1.5 महीने का समय है, इसको आप यूटिलाइज कैसे करेंगे? इसको यूटिलाइज करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप ना सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस करें, डेडिकेटेड कंटेंट पे फोकस करें। जनरल कंटेंट पे फोकस करेंगे तो चीजें फैली हुई हैं, आप समेट नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा ये पेपर होता नहीं है तो बहुत ज्यादा पता नहीं है सबको इस बारे में। तो आप उन डेडिकेटेड चीजों को फोकस करें, पिन चीजों को ही पढ़ें कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए, जिससे कि आप एटलीस्ट पहला टीयर क्लियर कर पाए पहले, ठीक है। टीयर 2 की बात तो पहले टीयर के बाद होगी, पहले टीयर के लिए आपको टेस्ट सीरीज जितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, ठीक है, जो मैंने बताया उस ऑर्डर में, उन चीजों को फॉलो करते हुए करंट अफेयर को सबसे मजबूत करिए, क्योंकि जनरल लोग करंट अफेयर में ही रह जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, ये जो टीयर 1 लिखा है, टीयर 1 में आपको मिनिमम मिनिमम जो है वो कट ऑफ लेके आनी ही पड़ेगी, ठीक, 35 कट ऑफ मार्क है, 35, ठीक है। 35 यानी कि आपको 35 क्वेश्चन सीधे सीधे सही लेके आने पड़ेंगे, 35% सीधे सही लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप मिनिमम है, मैक्सिमम जैसे मैंने कहा मिनिमम से आपका मतलब होना नहीं चाहिए, मैक्सिमम की तरफ आप देखिए, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। सो अब से ही लग जाइए, जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो डेडिकेटेड तरीके से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कोई कोर्स क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, 1 महीने में कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उसे आसानी के साथ, ठीक है, जहाँ पे कंटेंट भी अवेलेबल होगा। जो मैंने बताया, जैसे मैंने बताया कि गोल्स का जो डिटेल आपको दिख रही होगी या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ पे आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, इनका भी कंटेंट, यहाँ का भी कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेस और मेंटरशिप भी प्रोवाइड करी जाएगी, तो आप इस पे कांटेक्ट करिए और लग जाइए अपने एग्जाम की तैयारी में। सभी को अभी से मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक